इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी ओपन हैं, जिनकी एप्लीकेशंस भरी जा रही है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनको जो पे रेंज होता है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में होता है। फिर पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, तो इन सब के पे रेंज भी लिखे हुए हैं। मोटा मोटी पेमेंट अच्छा होता है, सरकारी में पैसे कम नहीं मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें भी मोटा मोटी वही सेम चीज़ है जो पीछे था, क्योंकि सेम एसएससी इसको कंडक्ट करा रहा है, तो एसएससी सेम ही टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, और आज मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं, और वो है कि 12वीं के बाद बच्चा क्या क्या नौकरी कर सकता है। देखिए, 12वीं के बाद एक सही मायने में किसी बच्चे को नौकरी तो नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बतौर देश, बतौर एक अच्छा राज्य हम फेल कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे की कम से कम ज़रूरत होती है कि वो कम से कम बैचलर्स डिग्री तक की शिक्षा प्राप्त करे, और अगर उसके पास शायद सुख साधन हो, माँ बाप उसको अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, या माता पिता के पास सुख साधन हो, तो शायद कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में वक्त ऐसा आ गया है कि हर माँ बाप को ये बात एहसास है कि बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कई ऐसे विषम परिस्थितियां होती हैं, कई जगह पर माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते, कई जगह पर माँ बाप होते ही नहीं बच्चों के, कई जगह पर माँ बाप होने के बावजूद वो इतना पैसा नहीं कमा पाते, और कई ऐसी और दिक्कतें हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को घर के चौखट को लांघ कर बाहर पैसा कमाने निकलना पड़ता है। और चाहे जितनी ही कड़वी क्यों ना हो, ये है सच्चाई। और आज इस वीडियो में इस सच्चाई पे, जब इतने बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी और ये सच है, तो इसे पर्दे में क्यों रखा जाए, बातें की जानी चाहिए। और इस पे जो भी मदद मुमकिन है, मैं कोशिश करूंगा कि हर वो मदद मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का ये वीडियो इसी उद्देश्य से लेकर आया हूं कि जो भी बच्चा है जो शायद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, या शायद अपने माता पिता की देखभाल करना चाहता है, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, या अपनी ज़रूरतों को ठीक से पूरा करना चाहता है, हर उस बच्चे को, उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और उसी बच्चे के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं जहां पर उसे मल्टीपल ये ऑप्शंस बताऊंगा। शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। अगर आपको, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अगर किसी भी वीडियो की आवश्यकता हो मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें से कोई भी काम का ऑप्शन लगता है तो आप उसको ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा। परंतु अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये सारी सरकारी नौकरियां हैं, मेरे काम की नहीं है, या फिर मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, तो आप, अगर बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि सर प्राइवेट जॉब्स आफ्टर क्लास 12 ऐसा कुछ करना है, तो वो भी मैं कर लूँगा। हालांकि प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट में, नीड बेसिस पे, नीड और डिमांड का, मतलब डिमांड और सप्लाई का पूरा चेन है ये। बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं शायद उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, आपके काम का बहुत सारा कॉन्टेंट यहाँ पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये कई सारे बच्चों का डिमांड रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है। वैसे मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चा इस वीडियो को देखने आया है, जो बाद में भी देखने आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना तुम क्यों कमाना चाहते हो पैसा। 12वीं के ठीक बाद तो आयता बच्चे पढ़ाई करते हैं। हो सकता है तुम पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चाहते हो, या हो सकता है तुम सिर्फ पढ़ाई छोड़कर पैसा कमाना चाहते हो, बट दोनों के पीछे कुछ कारण जरूर होगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, या लाइव चैट में लिखकर बताओ कि तुम्हारा क्या कारण है, क्यों चाह रहे हो तुम पैसा कमाना। क्या ये सिर्फ पॉकेट मनी का कारण है? अगर देखो, विश्वास मानो, अगर पॉकेट मनी का कारण है तो मैं कहूंगा कि मत कमाओ, विश्वास मानो। क्योंकि मैं अपने जीवन के तजुर्बे से ये बात जानता हूं। मैंने पैसा बहुत अर्ली एज से कमाना शुरू किया, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी। मैं अगर पैसा नहीं कमाता तो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। लेकिन इतने साल हो गए मुझे आज पैसे कमाते हुए। आज मुझे एहसास होता है, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, कि हाँ, पैसे तो मैंने बहुत कमा लिए, ऊपर वाले की दया रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, बहुतों का प्यार रहा, पैसे कमा लिए। लेकिन पैसा कमाने के बाद, उस पैसे कमाने की आपाधापी में मैंने जीवन के बड़े सारे रस छोड़े हैं। मैंने जीवन का वो पल छोड़ा है जिस पल पर सिर्फ मेरा अधिकार था, और उस वक्त मैं खुद को ग्रो करा सकता था, उस वक्त मैं ऊपर उठ सकता था, जो पढ़ाई लिखाई वापस लौट कर कभी मेरे जीवन में नहीं आई। और आज जीवन में वापस से पढ़ाई लिखाई आना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अब
जिंदगी इतनी तेज हो गई है, जिंदगी की जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि पैसों का फ्लो, पैसों का जो बहाव है वो रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए विश्वास मानिए, अगर आप सिर्फ मजे के लिए, थोड़े ज्यादा पैसे के लिए, पॉकेट मनी के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, पार्टी के लिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो शायद ये सही वक्त नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि पॉवर्टी है, विराट कह रहा है कि बहुत तंगी है। तंगी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और शायद जरूरी भी है। फैमिली, बप्पा लिख रहा है फैमिली, जितेंद्र लिख रहा है पढ़ाई का कारण है, शेख लिख रहा है कि पढ़ाई करने के लिए करना चाहता है। बिल्कुल ये सही कारण है और जायज है, होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसे नहीं है तो तुम पैसा कमाओगे तभी तुम्हारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। तो चलिए, ये बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, शुरू करते हैं। 12वीं के बाद आप बहुत सारे नौकरियों में एलिजिबल हो जाते हैं। भारत सरकार भी इसको पूरी तरह से लीगली अलाउ करता है कि एक बच्चा 12वीं के बाद सरकारी नौकरियां दे सकता है, और बहुत सारी नौकरियों की एलिजिबिलिटी 12वीं पास ही होती है। तो सबसे पहला नौकरी, और बहुत अच्छी नौकरियां, यहाँ पे जितनी भी जॉब्स मैं बताऊंगा वो अच्छी नौकरियां हैं, आप इन सब में अप्लाई कीजिएगा। सारी सरकारी हैं, पूरी तरह से फुल प्रूफ सेफ हैं। बस ध्यान रखिएगा जिस वेबसाइट से आप अप्लाई कर रहे हो वो सरकारी वेबसाइट होनी चाहिए, कोई फर्जी वेबसाइट नहीं। CSIR का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक पोस्ट है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे पोस्ट हैं, जिस पोस्ट की बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रुप सी नॉन गेस्टेड पे लेवल 4। ये पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर एक होता है जो टाइपिस्ट जिसे कहते हैं, जो जल्दी टाइप करता है, जो बड़े ऑफिसर लोग बोलते हैं, या फिर किसी को मेल भेजना है, पत्र लिखना है, ये सारी चीजें ऑफिसर्स में होती हैं, तो इसके लिए जल्दी से टाइप करने वाला टाइपिस्ट चाहिए होता है। टाइपिस्ट को हम जूनियर स्टेनोग्राफर कहते हैं। 12वीं पास बच्चा होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी और टाइपिंग की आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए। बस इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो इसका जो पे रेंज है, पे रेंज 25,000 से 81,000 रुपए प्रति महीने के बीच में होगा, कुछ भी। अब वो बीच में क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में आती है, उस शहर के हिसाब से आपको महंगाई भत्ता, आपको हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ 27 साल का उम्र है। दूसरा पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय कहा जाता है। हर राज्य में, राज्य के जो कैपिटल होता है वहां पर सचिवालय होता है, जहां पर जिसको मंत्रालय नहीं कहना चाहिए, वहां पे सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। तो सचिवालय में असिस्टेंट की नौकरी रहती है। अब ये भी ग्रुप सी नौकरी है, नॉन गेस्टेड है। यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में कुछ पे रेंज रहेगा, डिपेंड करता है कौन से शहर में है। 12वीं पास होने चाहिए। यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफी नहीं करनी है, टाइपिंग नहीं करनी है, बट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको आना चाहिए और कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इन सब का टेस्ट होता है। यहाँ पर 28 साल से कम उम्र का एलिजिबिलिटी है। और ये दोनों, और देखना एक बात ध्यान देना, आज के जितने भी मैं जॉब्स लेकर आया हूं, इनकी अच्छी बात ये है कि इन सब के डेट्स अभी ओपन है, मेजॉरिटी के। ठीक है, तो अभी जैसे ये 7 अप्रैल को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ था, इसका लास्ट डेट है 5 मई शाम 5:30 बजे। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है csir.res.in/career opportunities में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। मैंने लिंक यहाँ पे डाल भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फीस कितनी लगती है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब आप जब इसमें रिक्रूटमेंट देंगे तो इसके एग्जामिनेशन के लिए 500 रुपए की फीस लगती है, सारे जनरल कैटेगरी के लिए। कोई अगर लड़की है, महिला है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, CSIR परमानेंट एम्प्लॉइज का कैंडिडेट, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या टेस्ट में पूछा जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। एग्जाम पेपर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में सिर्फ मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर के होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 में 1 घंटा, पेपर 1 जो होता है 90 मिनट का होता है, 1.5 घंटे का। पेपर 2 1 घंटे का होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज होता है और इंग्लिश होता है। दोनों में 50-50 सवाल पूछे जाते हैं। 150-150 नंबर का पेपर होता है, 3 नंबर आते हैं और 1 नेगेटिव मार्क भी इसमें होता है। क्लियर, ये दोनों अगर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट will be so devised so that to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment, मतलब ओवरऑल एप्टीट्यूड पूछेंगे। अब दूसरा, तो ये पहला बता दिया, CSIR काफी अच्छी नौकरी है और बहुत ही मतलब कम स्ट्रेस वाली, चिल वाली जिंदगी वाली सरकारी नौकरी है, और ये वैसे ही होती है। ठीक है, दूसरी नौकरी, दिस इज SSC CHSL। SSC स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, काफी फेमस और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इससे सारे सरकारी महकमों में मेजॉरिटी में रिक्रूटमेंट, मतलब एम्प्लॉइज जाते हैं। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 12वीं के बाद वाले नौकरियां।
अब यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो एसएससी सीएचएसएल हर साल निकालता है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो अभी वहां दिखाया था, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ऐसे बड़े सारे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, हर साल आते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी ओपन हैं, जिनकी एप्लीकेशंस भरी जा रही है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनको जो पे रेंज होता है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में होता है। फिर पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, तो इन सब के पे रेंज भी लिखे हुए हैं। मोटा मोटी पेमेंट अच्छा होता है, सरकारी में पैसे कम नहीं मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आप भारतीय होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ये 27 मई को इनका एडवर्टीजमेंट आएगा, 25 जून तक लास्ट डेट होगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। जुलाई और अगस्त के बीच में एग्जामिनेशन के डेट निकाले जाएंगे जो अभी नहीं निकले हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है मात्र, और एग्जामिशन नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय फीमेल कैंडिडेट, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। ठीक है, तो इनके लिए फ्री है। आगे बढ़ते हैं। कैसा एग्जाम रहेगा, तो 2 टीयर में रहेगा, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQ रहेगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें अगर आप पास करते हैं, पास मतलब आप एक सर्टेन कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तब आपका दूसरा पेपर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जेईई मेंस 1 और मतलब मेंस और एडवांस की तरह। टीयर 2 में क्या है, यहां पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी रहेगा। स्किल टेस्ट मतलब अब जैसे मान लीजिए यहां पर पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बहुत तेजी से डेटा एंटर कर सके। डेटा एंटर करने का मतलब आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए, तो टाइपिंग का टेस्ट होगा, तभी तो पता चलेगा आप टाइपिंग अच्छा करते हो कि नहीं। बोल दोगे तो थोड़ी मानेगा कोई। तो आपका यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट होता है, इसी को कहते हैं स्किल टेस्ट। आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका स्किल आपका टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी है। फिर टीयर 2 विल इंक्लूड 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टीयर 2। तो ये जो टीयर 2 में एग्जाम होगा, इसी के बेसिस में मेरिट लिस्ट होगा। पहले में तो सिर्फ बच्चों को छांट कर दूसरे एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन। अब यहाँ पर देखो जरा, टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है और आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। यहां पर टोटल 4 सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। सब में 25-25 सवाल, 2-2 नंबर का सवाल, 50 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर बनता है। 1 घंटे का पेपर दिया जाता है, PWD को 80 मिनट दिया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पेपर पैटर्न टीयर 2। तो ये टीयर 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं SSC का टीयर 1, तब आप SSC टीयर 2 में जाइएगा। टीयर 2 में क्या होता है, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग बटे हुए हैं। सेक्शन 1 में 2 सेक्शन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन में एग्जाम है। सेशन 1 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों पूछे जाते हैं। दोनों के 30-30 सवाल होते हैं, 90-90 नंबर होते हैं, 3 नंबर का 1 सवाल, और 1 घंटे का ये पेपर है। सेशन 1 हो गया। सेशन 2 में फिर से 2 होते हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये दोनों, यहाँ पर 40 सवाल इंग्लिश के, 20 जनरल अवेयरनेस के। 3-3 नंबर का सवाल होता है, 120 और 60, 1 घंटे का पेपर ये भी हुआ। ठीक है, तो 180 नंबर का सेशन 1, 180 नंबर का सेशन 2। फिर फाइनली आता है सेक्शन 3, तो मतलब सेशन 2 का सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि कंप्यूटर की ये जानकारी आपको होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये दोनों होता है। इसके भी नंबर होते हैं और टाइम होता है। क्लियर। इसी के बेसिस पे आपका फाइनली नेगेटिव मार्किंग -1 है, इसी के बेसिस पे फाइनली आपका पूरा मेरिट लिस्ट बनता है। तीसरे पे आते हैं, इसको कहते हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। अब ये SSC का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 क्या है, तो यहां पर मैट्रिकुलेशन के बाद भी नौकरी मिलती है, 12वीं के बाद भी और ग्रेजुएट लेवल के बाद भी। तो तीनों के अलग अलग लेवल की नौकरियां हैं। तो 12वीं के बाद जो मिलता है वो मिलता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इस तरह की नौकरियां। ठीक है। अब इन नौकरियों में क्या मिलेगा भाई, तो SSC फेज 13 आपका पेमेंट इसके बीच में होगा। उसके बाद 12वीं पास होने चाहिए, एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। इसका नोटिफिकेशन मई में आने वाला है और मई में आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। 100 रुपये लगेंगे भरने के। उसके बाद इसमें भी मोटा मोटी वही सेम चीज़ है जो पीछे था, क्योंकि सेम SSC इसको कंडक्ट करा रहा है, तो SSC सेम ही टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। क्लियर। अब नेक्स्ट है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CD। तो देखो इसको भी SSC कंडक्ट करा रही है, एग्जामिनेशन का तरीका सेम होगा। अब यहाँ पर इंडियन सिटीजन, 12वीं पास, आपका 18 से 30 साल के बीच का उम्र, और 18 से 27 ग्रेड D में। ठीक है, मोटा मोटी सेम है। आपका पे रेंज ग्रेड C में ये है, ग्रेड D में ये है। ठीक है, ग्रेड D में थोड़ा सा कम होता है। अब आपकी बात करें तो यहाँ पर 21 अगस्त को लास्ट है एग्जाम फॉर्म भरने का डेट, अप्लाई करने का लास्ट डेट।
इसका एडवर्टीजमेंट 29 जुलाई को निकलेगा, ठीक है। 100 रुपये लगेंगे यहाँ पर भी, और अक्टूबर नवंबर के आसपास में एग्जामिनेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी वही सेम टेस्ट, बस एक थोड़ा सा चेंज है। जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और इंग्लिश यही पूछेगा, यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछता है। 50-50 सवाल यहाँ, और इंग्लिश में 100 सवाल, 200 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या दिया जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम। तो इसमें होता क्या है, इसमें टाइपिंग टेस्ट कराते हैं। टाइपिंग टेस्ट में होता यह है कि 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश हिंदी, 10 मिनट के लिए डिक्टेशन आपको देंगे इंग्लिश में या हिंदी में, वो आपको टाइप करना है। और टाइप में 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है बात। नेक्स्ट इज एनडीए। एनडीए काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, और यहाँ से काफ़ी अच्छी नौकरी लगती है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर नौकरी नहीं देते हैं। 12वीं के बाद बस ये करते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं। तो एनडीए एग्जामिनेशन में आपको 4 साल पढ़ाया जाता है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जिसमें भी आप ज्वाइन करते हैं वहाँ आपको पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद फिर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी आप ज्वाइन करने वाले हैं उसमें आप ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर। तो एनडीए एग्जामिनेशन बेसिकली 12वीं के बाद आपके फाइनेंशियल बर्डन को उठा लेता है। अब एनडीए एग्जामिनेशन में भी बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट से आप स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। एयरफोर्स में एवरेज सैलरी 8.5 लाख रुपए पर एनम है। नेवी में भी इस 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास की सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो और इसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इज्जत रुतबा जो मिलता है एक इंसान को डिफेंस फोर्सेस में, वो अनमैच्ड है। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस पे मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। इनकेस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूँ, यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, और इतने सारे पोस्ट लिखे हुए हैं इसमें। एनडीए एग्जामिनेशन का जो 2 बार होता है साल में, तो दूसरे बार वाला 28 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 17 जून को लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, और 14 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा। आप इसमें अपीयर हो जाइएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एनडीए को आप जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आपने 12वीं दिया, जेडब्ल्यू मेंस में बहुत अच्छे नंबर परसेंटेज आए तो आर्मी और नेवी में सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा पूरा तरीका बताया हूं इस वीडियो में। एक और वीडियो बनाया था एनडीए थ्रू जेईई मेंस, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अदर जॉब ऑप्शंस, तो अब ऐसे कुछ बताता हूं जहां का एप्लीकेशन क्लोज हो गया है, लेकिन हाँ तुम अगले साल ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छे ऑप्शन है। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको कहते हैं। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और नॉन टेक्निकल कोई पोस्ट होता है, मैं फुल फॉर्म भूल गया हूं, बट ये रेलवे का नौकरी है। अब इसमें क्या है, 12वीं पास वाले जो बच्चे हैं वो लेवल 2 लेवल 3 पे लेवल 2 लेवल 3 पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या पोस्ट मिलता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क, ये सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेमेंट है इसका डेटा मेरे को एग्जैक्ट मिला नहीं, बट ये इनिशियल बेसिक पे है, इसके ऊपर अलायंस मिलता है, तो ये करीबन 50-60 हज़ार रुपये महीने के आसपास में, 40 से 60 हज़ार रुपये महीने के आसपास में आता है। इन हैंड सैलरी लमसम उसी के आसपास होते हैं। तो ये सारे सैलरी रेंज लिख दिया। 18 से 33 साल तक में इसमें आप अलाउड रहते हैं, 12वीं आपका पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट। बाकी सारे जगह भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और इन दोनों में सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट, ट्रेन क्लर्क में और कमर्शियल कम ट्रेन क्लर्क में, ये दोनों में। क्लियर। अब इसमें क्या टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो देख लो। जनरल अवेयरनेस में 40 सवाल, मैथ्स में 30 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 सवाल, टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के सारे सवाल होते हैं, 100 नंबर आ गया। 90 मिनट का एग्जामिनेशन होता है, तो 1.5 घंटे का पेपर हुआ। उसके बाद CBT 2, तो फर्स्ट लेवल अगर आप पास करेंगे तो सेकंड लेवल में आते हैं। यहाँ पर आपसे 120 सवाल पूछे जाते हैं, वही सेम जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50-35-35, सेम 120 नंबर का पेपर, 1.5 घंटा टाइम मिला। क्लियर है भाई। तो ये होता है एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। BSF का नाम आपने काफी सुना होगा, दिस इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो एक तरह से डिफेंस की ही नौकरी है। BSF इज अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी होती है, जहां पे ये बेसिकली फील्ड का जॉब नहीं है, आपको ऑफिस में काम करना है। तो BSF की भी ऑफिस होती है, वहां पे भी लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेनोग्राफर, कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर, जिसका पोजीशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है, तो या फिर हेड कांस्टेबल, जहां पे मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल या कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल, इन जगहों पर आपको नौकरी मिलती है। या फिर वारंट ऑफिसर होता है, हवलदार होता है, इन सारे, असम राइफल एग्जामिनेशन, इन सारे जगहों पर आपको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर पेमेंट काफ़ी अच्छा होता है।
30,000 से लेकर 92,000, 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में कुछ आपका होगा, ऐसा कुछ पेमेंट होगा। अब बात करते हैं 18 से 25 साल के आपका उम्र होना चाहिए, 12वीं आपका पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसके बाद आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप फिजिकल में फर्स्ट फेज में पास करते हैं तभी सेकंड फेज आपका होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और अगर ये पास करते हैं तब आपका थर्ड फेज होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है, तो उसमें आपसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का एक एग्जाम लेंगे जिसमें 20 सवाल पूछेंगे 20 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस मतलब वही एप्टीट्यूड 20 सवाल 20 नंबर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 सवाल मतलब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड कि क्लर्क का जो नौकरी करने जा रहे हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है। और कंप्यूटर नॉलेज वो 20 सवाल 20 नंबर। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का टोटल आपका एग्जामिनेशन होता है, तो 100 मिनट्स 100 मार्क्स का पेपर। क्लियर? अब स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर ASI, तो 10 मिनट में 80 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स फॉर मिनी कॉम्बैट इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन अ कंप्यूटर, तो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर? फाइन। तो ये थे सारे के सारे सरकारी एग्जामिनेशंस। इनमें से आपका सरकारी एग्जामिनेशन कौन सा आपको लगा कि आप निकाल सकते हो, निकालना चाहिए, वो आप लिख देना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी में एक अपॉर्चुनिटी और लिख रहा हूं। ये जनरली बहुत सारा बच्चा प्रेफर करता है, परस्यू भी कर रहा है, और बहुत सारे करते भी हैं। देखो आज के डेट में ना सोशल मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जितनी तेजी से सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पैसा बहुत फ्लो हो रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, और आगे चलकर जैसे पहले टिकटॉक था, टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में। तो ऐसी चूंकि इन जगहों पर बहुत मूवमेंट है, बहुत फेमस हो रहा है, तो इन जगहों पर नौकरियां भी बहुत है। जैसे आज के डेट में यूट्यूब में सबसे ज़्यादा वीडियो एडिटर की डिमांड है। यूट्यूब में चारों तरफ, क्योंकि हर वीडियो एडिट होता है। अगर वीडियो एडिट नहीं होता तो वीडियो अच्छा ही नहीं लगता। जब वीडियो एडिट अच्छा ही नहीं लगेगा तो कोई देखेगा नहीं, तो एडिट होना ज़रूरी है। हेंस वीडियो एडिटर का मतलब वीडियो एडिटर तो इतनी ज़्यादा डिमांड में है, चारों तरफ वीडियो एडिटर, मतलब सारे लोग खोज रहे हैं वीडियो एडिटर को। तो वीडियो एडिटर इज ना ग्रेट डिमांड। दूसरा है ग्राफिक डिज़ाइनर। आपने देखा होगा मेरा वीडियो होता है तो हर उस वीडियो में क्या होता है, एक थंबनेल होता है। वो थंबनेल कौन डिज़ाइन करता है? कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरियां काफ़ी हैं। ये सारी नौकरियां आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिलती हैं, बट ध्यान रखिएगा कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से सर्च कीजिएगा। कोई फर्जी वेबसाइट से सर्च किया आपने और बाद में आपके साथ स्कैम हो गया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी होता है। और तीसरा स्क्रिप्ट राइटर। अब जैसे मान लो मैंने कोई शॉर्ट रिकॉर्ड किया, तो जैसे मान लेते हैं मैं तुम्हारे लिए इतने सारे शॉर्ट्स बनाता हूँ, तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, देखा होगा इस पे। अब वो जो शॉर्ट्स है, ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे मेरे को बहुत सारे आइडिया से निकलने लगते हैं। भाई एक पूरी टीम होती है जो बैठकर सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर अप करती है कि अच्छा ये वाला इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ये ज़रूर चाहिए होगा। वो सारे इन्फॉर्मेशन निकालती है, कोलेट करती है। फिर एक QC टीम होती है मेरी जो उसको क्वालिटी चेक करती है, तब वो शॉर्ट मुझ तक पहुँचता है और मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये जो पूरी पाइपलाइन बैठी हुई है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सारे लोग ये सारे स्कोप में काम करते हैं, और यहाँ पर हर एक जगह पे बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको कहीं पे भी मिले तो आप यहाँ से भी पार्ट टाइम बेसिस पे अपने पॉकेट मनी टाइप के लिए या थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट मेरे साथ भी हैं, तो हर साल बहुत सारे बच्चे जो तुम ही जैसे लोग होते हैं जो अपना 12वीं पास कर लिए, या ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर निकल गया, अब आगे बढ़ रहे हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, या फिर ड्रॉप लिए हैं, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जो भी है ऐसा XYZ रीज़न से, तो वो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, अभी जो मेरे वीडियोज़ हैं, जो मेरे शॉर्ट्स आते हैं, उसमें शॉर्ट्स जो राइटर है, जो शॉर्ट्स लिखता है, वो एक बच्चा है, स्टूडेंट है, 12वीं पास करके अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, लास्ट ईयर पढ़ रहा था, अभी तो सेकंड ईयर में आया होगा। तो बच्चा मतलब मेरे साथ काम कर रहा है। उसने बोला था कि सर आप मेरे को रख लीजिए क्योंकि मेरे को कॉलेज की फीस देनी है। जो इवन ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर तो मेरा फुल टाइम है बंदा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो फुल टाइम प्रोफेशनल है, बट ग्राफिक डिज़ाइनर जो मेरा है ये भी बच्चा स्टूडेंट है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे तक भी आते हैं। तो मैं हर साल मतलब जब भी मैं ऐसा कोई सेशन लेता हूँ तो मैं उसमें बोल देता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल दिया है, तुम में से किसी को ज़रूरत होगी, क्योंकि भाई मैं इसी YouTube से मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, तो ज़रूरत है ये, या यूँ कह लो नैतिक जिम्मेदारी है मेरी भी कि मैं इस YouTube को वापस भी करूँ। YouTube मतलब जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जिनकी वजह से मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, मेरी भी दाल रोटी चल रही है, तो उनमें से किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है तो मैं उस बच्चे तक पहुँचूँ और उसकी मदद कर पाऊँ। तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक डाला है, JME इंटर्न्स हायरिंग। तो अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसको ज़रूरत है
जो काम करना चाहता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ज़रूरत के वाले बच्चे ही आइएगा कृपया करके, क्योंकि देखो मेरे पास भी ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत है। और मैं भी कोशिश करूँगा कोई ऐसा बच्चा ना आए जो कि सर मम्मी पापा के पास पैसा तो है लेकिन पॉकेट मनी ज़्यादा देते नहीं है, तो मैं पॉकेट मनी के लिए आया हूँ। पॉकेट मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा ये पता करने का, बट मैं बस ये आपसे आग्रह करता हूँ कि वही बच्चे अप्लाई कीजिएगा जिनको ज़रूरत है, जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए बेहद पैसे की आवश्यकता है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे बच्चे आइएगा, ताकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। काम तो चलो ठीक है, काम हो जाएगा, काम थोड़ा बहुत मतलब जो भी तुम काम करोगे उसी के बेसिस पे तुमको पैसे मिलेंगे, बट तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मतलब इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दिया है, आप लोग इसका गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, और जिसका जैसा बढ़िया काम होगा उसके हिसाब से उसको जो भी काम होगा मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और वो आपको जो भी काम होगा दे देगी। ठीक है।